आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज 23 जून है। अ, महीने का चौथा रविवार और कविता का पक्ष के प्रसारण का दिन भी। आज कविता की पक्ष की 15वीं कड़ी में हम लोग अशोक वाजपेयी जी को सुनेंगे। ये कड़ियां कितनी महत्वपूर्ण रही, कितनी मेहनत से तैयार की गई, इसे हम लोग समझ सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आई, वे प्रतिक्रियाएं भी हम लोगों ने देखी सुनी। स्वयं हमारे स्तंभकार, कवि, आलोचक, संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी भी इसे कितनी शिद्दत के साथ पेश करते रहे और इस बहाने कितने तरह के संदर्भ एकत्रित हो सके एक जगह पर। मुझे लगता है कि आगे के लिए यह बेहद ही उपयोगी सामग्री सिद्ध होगी। जिन्हें भी कविता से, साहित्य से लगाव है, वे इन कड़ियों में ऐसे कई मदों की ओर झांक सकते हैं और जो एक साझी विरासत है साहित्य की, उसमें एक अपनी दखल देते हुए अपनी ओर से भी कुछ चीजें जोड़ सकते हैं। यही उद्देश्य भी है ऐसे कार्यक्रमों का। मित्रों, आज हम लोग 15वीं कड़ी सुने। इससे पूर्व पिछली बार की 14वीं कड़ी पे भी हमें कुछ एक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाओं को मैं यहां पर रखना चाह रहा हूं। हमारे वरिष्ठ आलोचक और कवि राजेंद्र कुमार जी अभी हाल ही में 80 वर्ष के हुए और एक महत्वपूर्ण पत्रिका सृजन सरोकार की ओर से उन पर विशेषांक भी आया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि वे भी इन कड़ियों को देख रहे हैं और पिछली कड़ी पे जो उनकी प्रतिक्रिया आई है और उसके बहाने जो वे अपनी कुछ बातें रखते हैं, उसे भी यहाँ पर सुनते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आइए कविता का पक्ष की 14वीं कड़ी के बहाने आलोचक कवि राजेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं। रविवार्ता के मंच से नमस्कार। कविता का पक्ष शीर्षक श्रृंखला के अंतर्गत मुझे अपने कवि मित्र अशोक वाजपेयी के वक्तव्यों को सुनने का मौका मिला। यह एक अच्छा अनुभव था कि एक कवि के मुख से कविता के पक्ष पर कुछ सुनने का मौका मिले। कविता का पक्ष की जो 14वीं कड़ी, जो पिछली कड़ी में वक्तव्य दिया था अशोक जी ने, उसमें उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही कि कविता का सच पूरा सच नहीं होता। कविता कभी दावा नहीं करती कि जिस सच को वो संप्रेषित कर रही है सामाजिक के लिए या अपने लिए, वो पूर्ण सच होगा, ऐसा कोई दावा कविता नहीं करती। और ये भी सही है कि जो सच, जितना सच कविता दे सकती है, उसकी सार्थकता इसी में है कि पाठक अपनी ओर से शिरकत करते हुए, कविता में शिरकत करते हुए, कविता के अनुभव में शिरकत करते हुए, जो सच कविता में आया है उसको थोड़ा और पूरा करने की या थोड़ा कम अधूरा करने की कोशिश करें। बार बार पाठक पढ़ते जाते हैं और हर पाठक कविता के द्वारा पाए गए सच को अपने अपने तरीके से
परिष्कृत करके ग्रहित करता रहता है। तो ये बल्कि एक याद आता है मुझे कि अशोक वाजपेयी ने कई बार कई जगह लिखा भी है, बोलते भी रहे हैं वो, कि कविता झूठ के विरुद्ध एक सत्याग्रह है। अभी जो कविता झूठ के विरुद्ध एक सत्याग्रह है, कौन से सत्य का आग्रह है? पूर्ण सत्य के आग्रह की बात कविता नहीं कर रही है। कविता का आग्रह यह है कि झूठ के विरुद्ध हमारे समाज में जो भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो कविता में व्यक्त अनुभव, उसकी संवेदना से गुजरते हुए कविता के अर्थ को अपने अपने तरीके से परिवर्धित करते रहे। इसी रूप में कविता कालजयी कहलाती है। ये छूट कविता जो देती है, एक सार्थक कविता जो छूट देती है कि सुनने वाले, पढ़ने वाले अपनी ओर से उस पर कुछ जोड़ते चले जाए, कुछ पाए हुए सच को कुछ कम अधूरा करते जाए। पूरा करने का दावा कोई नहीं करता। अब आज क्या है, हम देखते हैं कविता के नाम पर लिखी जाने वाली रचनाओं की बहुतायत है, इफरात है। अब मेरे ख्याल से जो कुछ कविता के नाम पर पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, वह सब का सब कविता मान लिया जाए, ऐसा मोह कविता के लिए नहीं पाला जा सकता। तात्कालिकता का बहुत दबाव है कविता पर। ये ठीक है कि एक संवेदनशील मन हमारा जो होता है, कवि का मन, हमारा मन, पाठक का मन, हर एक का संवेदनशील मन अपने समय की स्थितियों से संवेदित होता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन स्थितियों के प्रति संवेदित होने की तात्कालिक प्रतिक्रिया मात्र को व्यक्त कर देने से कविता संभव हो जाएगी या कविता का पक्ष पूर्ण हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। बाज़ दफ़ा ये भी देख रहे, अभी एक बात पिछली कड़ी में अशोक जी ने ये भी कही थी, खबर की बात की थी कि खबर की तरह कविता लिखी जा रही है। बहुत ये जो तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में स्थितियों के बारे में, अनुभवों के बारे में, समाज के बारे में जो तात्कालिक प्रतिक्रियाएं हम करते रहते हैं और उसको कविता मानते रहते हैं या कविता से ये काम लेते रहते हैं, ये मेरे ख्याल से इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि किसी भी कवि को इतना कर्तव्य परायण होने का अधैर्य नहीं होना चाहिए कि जो काम अखबार कर सकता है, संचार माध्यम कर सकते हैं, उसी काम को करने की जिम्मेदारी कविता पर थोप दे। और फिर आज तो अखबार भी विश्वसनीय नहीं रह गए हैं, आप देखते हैं। बल्कि हालत ये है कि मुझे याद आता है मार्क ट्वेन का एक वाक्य, वो कुछ इस तरह से है कि सच चलने की तैयारी में जब जूते पहन रहा होता है, उतनी देर में झूठ दुनिया भर में पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता है। तो कविता अपनी ओर से क्या कर सकती है? ऐसे समय में कविता अपनी ओर से यह कर दे कि सच को नंगे पैर चलने के लिए उकसाए, जैसा सच उसका है। पूर्ण सच की बात नहीं कर रहा हूं। जैसा सच कविता ने पाया है और जैसा सच कविता अपने से अपने सुनने वालों को देना चाहती है, उसको नंगे पैर चलने की राह सुझा दे कविता।
अपने बाहर भी और अपने भीतर भी। जो घटित हो रहा है बाहर, सिर्फ उसकी खबर देना कविता नहीं है, कविता का काम नहीं है। कविता का ज्यादा बड़ा काम है कवि के भीतर जो घटित हो रहा है उस। मित्रों, यह एक लंबी प्रतिक्रिया है, वीडियो संदेश है। इसका दूसरा हिस्सा भी हम सुनते हैं और फिर आगे बातचीत करेंगे। किस तरह से इस विषय पर आज हम लोग और पिछली कड़ी पर राजेंद्र कुमार जी की प्रतिक्रिया को सुन रहे हैं, उसका दूसरा हिस्सा। जी, आप सोचिए, जब गालिब ने कहा होगा अपने समय में कि हम वहां हैं जहां से हमको भी आज अपनी खबर, हम वहां हैं जहां से हमको भी अब हमारी खबर नहीं आती। कविता के लिए दुर्भाग्य का क्षण है कि कवि को यह कहना पड़ जाए कि हम वहां हैं जहां से हमको भी अब हमारी खबर नहीं आती। कवि जब कविता लिख रहा होता है तो अगर उसकी कविता इतना भर कर ले कि कवि के भीतर जो घटित हो रहा है उसको बाहर लाने की जिम्मेदारी, दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उसकी खबर देने की जिम्मेदारी निभा सके। बहुत बार देखते हैं कि कविता में वही बातें। हम एक ऐसे समय में हैं जहां बहुत से अनुभव सामान्य हैं, साझा हैं सबके। अब मुश्किल यह है कि चूंकि एक सा अनुभव सबके हिस्से में आ रहा है, वही अनुभव, नकारात्मक प्रवृत्तियों वाले अनुभव सबके हिस्से में आ रहे हैं, तो कविता में भी एक सापन आता जा रहा है। ये एक सापन कविता तोड़ने का प्रयास करती है। सार्थक कविता कोशिश करती है कि अनुभव और संवेदना और विचार के उस स्तर पर आकर के अपने पाठक से बात कर सके जहां ये अनुभव होता हुआ पाया जाए कि ये जो कविता में हम पढ़ रहे हैं, ये जो अनुभव सामान्य तौर पर हमारे साझे में आया है, उस अनुभव को और अधिक सत्य और सार्थक रूप में रखने की चेष्टा कर सकी है कविता। अगर कविता अपने पक्ष से इतना भर कर ले जाए तो मेरे ख्याल से ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज हम देखते हैं जिस जगत में हम हैं वहाँ बहुत सी अमानवीय, संवेदनहीनता, अमानवीयता, संवेदनहीनता, अशिव, असत्य, असुंदर पसरा हुआ है। इस पूरे पसारे में कविता को अपने पक्ष में किस मोर्चे पर डटना है? सबसे पहला मोर्चा तो वही होगा जो कवि के अंदर व्याकुलता के बल पर, कवि जो अपने अंदर व्याकुलता का अनुभव कर रहा है, उस व्याकुलता के बल पर अपने अंदर एक मोर्चा कवि बनाता है और तब वो उन तमाम अवांछनीयताओं को अपनी ओर से कुछ चुनौती जितनी बन पड़ती है उतनी देने की कोशिश करता है। तो ये व्याकुलता, ये व्याकुलता जो कवि के अंदर होती है, वह व्याकुलता उम्मीद का उत्स भी होती है और वही व्याकुलता कुछ सपने भी हमारी आंखों में नए
कुछ सपनों का खाका भी नया लाने की कोशिश करती है। बल्कि ज़्यादा कहने का वक्त नहीं है, अशोक जी अभी अपनी अंतिम कड़ी में समापन करेंगे। मैं सिर्फ बल्कि अशोक जी की ही एक कविता की पंक्ति को आपके सामने रख करके विराम लूँगा। वो पंक्ति ये है कि जहाँ सपने होते हैं वहीं सच आता है। कविता का पक्ष उन सपनों का पक्ष है जो इस तरह हमारे सामने प्रकट होता है कि सच वहीं जहाँ सपने हैं उसी के पास सच आता है। तो ये कविता की ओर से दी गई आश्वस्ति है। सामान्य जीवन में, सामान्य व्यवहार में हम कहते हैं सपना सपना है, सच सच है, पर नहीं, ये कवि है जो ये कह सकता है, ये आश्वासन दे सकता है कि जहाँ सपने हैं सच उसी के पास आता है। जी, शुक्रिया राजेंद्र कुमार जी। कुछ बातें कट गई क्योंकि पूरी तरह से नहीं आ पाई। बहरहाल हम उनके इस मंतव्य को समझ पाए। और मित्रों, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग अनुशासन के लोगों से भी हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, हम उन्हें भी रखेंगे। मगर पहले हम आज की 15वीं कड़ी को सुन लें। और जिस तरह से जब मैंने अनुरोध किया था अशोक वाजपेयी जी से कि इस तरह का विचार है कविता का पक्ष पर आप हर महीने दूसरे और चौथे रविवार को अपनी बात रखें और एक माहौल बन सके कविता को लेकर, और उसे उसकी जो एक बहुस्तरीयता है उसको हम बेहतर ढंग से समझ सकें और बाद में दूसरे लेखक भी इस सीरीज में अपनी बात रखें। हर कड़ी में अलग अलग ढंग से अलग अलग विषयों पर अशोक जी ने अपनी बात रखी, आप सब लोगों ने सुनी। आज 15वीं कड़ी है और जो बात राजेंद्र जी कह रहे थे कि फिलहाल या कहिए कि अभी इस श्रृंखला में अशोक जी इस 15वीं कड़ी के साथ कविता का पक्ष के इस महाअभियान में अपनी ओर से समापन कर रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि वे कुछ और कड़ियों में भी अपनी बात रखें। बहरहाल उन्होंने इन 15 कड़ियों के लिए जितनी तैयारी की और समय से पूर्व उनकी ओर से सामग्री आती रही और कई पक्षों को विभिन्न आयामों से छुआ, यह सब बेहद उल्लेखनीय है। आगे जो यह मशाल है यह हमारे कुछ दूसरे लेखक इसे थामेंगे और यह अभियान चलता रहे, मैं यही चाहूंगा। और अभी हमने कई कवियों से, कई आलोचकों से बात की है कि वे कविता का पक्ष की जो यह योजना है जिसकी शुरुआत अशोक वाजपेयी जी से हुई, इसमें वे अपनी ओर से भी योगदान दें। तो इससे एक वैविध्य भी आएगा और हर लेखक की अपनी एक दृष्टि होती है तो हम उससे भी अवगत हो सकेंगे। हमें यह भी समझ में आएगा कि कौन सा लेखक किस तरह से और किस वरीयता में अपनी बात को रखता है। तो आइए हम पहले अशोक वाजपेयी जी की 15वीं कड़ी सुनते हैं और इसके बाद आज हमें 2 और महत्वपूर्ण वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी सुनेंगे। पहले मुख्य वक्तव्य सुन लेते हैं। जी
नमस्कार। नमस्कार। कविता का पक्ष ये 15वीं और मेरी ओर से आखिरी कड़ी है। 15 अखबारों से मैं आप से कविता के विभिन्न पक्षों पर विचार करता रहा हूँ। कहीं न कहीं तो इसको समाप्त होना चाहिए और दूसरे कवि हैं जिनसे आप इस श्रृंखला में दूसरे ढंग की बातचीत सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं अब समापन कड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विषय तो अभी बहुत बचे हैं, कविता और काल, कविता और कलाएं, कविता और लय इत्यादि इत्यादि। और महत्वपूर्ण घटनाओं में कविताएं लिखी गई। तो पर अब मैं तो कविता की निर्लज पक्षधारता की आधी से ज्यादा सदी बिता चुका हूँ और ये पक्षधरता करते हुए मैं कभी कविता से ना तो डिगा हूँ ना उससे विरत हुआ। तो अब ये प्रश्न उठता है, कम से कम मेरे मन में उठता है, कि सब कुछ के बाद कविता में क्या बचता है? कुछ बचता भी है? तो सीधा सा जवाब होगा कि भाई कविता तो बचती ही है, थोड़ी कहीं चली जाती है, आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन एक और गहरे अर्थ में कविता में क्या बचता है? हमारे कुछ मित्र हैं जो आजकल कविता में बचाने की तो बहुत बात की जाती है, कविता ये बचाती है वो बचाती है, उसकी उसका कुछ मजाक बनाते हैं। ठीक भी है, लेकिन कविता में आखिर बचता क्या है? कुछ अनुभव बचते हैं, कुछ छवियां बचती हैं, स्मृतियां, कुछ प्रसंग, बिंब, शब्द, जीवन का कुछ एहसास, कोई भाव आदि। ये सब इनमें से कुछ हो सकता है कविता में बचाओ। और कोई कोई कविता समूची मन या स्मृति में बची रहती है, या किसी का कोई टुकड़ा, कोई उक्ति, खासकर कोई सूक्ति परक वाक्य या कुछ पंक्तियां। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात मैं याद करता हूं कि पाब्लो नेरूदा ने एक बार ये कहा था, वो चाहते हैं कि उनकी कविता में उनके हाथों की छाप हो। क्या हमारे पास ऐसी छापें हैं कवियों के हाथों की कविताओं पर पड़ी हैं छापें? छापे ना सही, क्या कुछ और कवि का बचता है कविता? कहा जाता है कि कविता लिखी जाकर मुक्त और स्वतंत्र हो जाती है कवि से भी। एक माने में ठीक भी है। अब ऐसे बहुत सारे कवि हमारी परंपरा में हुए हैं जिनके नाम ही बहुत समय तक पता ही नहीं थे। ऐसे भी बहुत सारे छंद मिलते हैं जिनके रचयिताओं का पता नहीं। फिर एक ये, तो कविता में कवि का कुछ बचा रह जाए, ये क्या जरूरी है? एक दार्शनिक किस्म की जिज्ञासा हो सकती है कि कवि का कविता में क्या बचता है। क्या हर कवि चाहता है कि उसका कुछ उसकी कविता में बच जाए? उसकी मनस्थिति, उसकी दृष्टि, उसकी उत्सुकता, उसका विचार, उसका प्रेम, उसका आवेश, उसका आवेग, उम्मीद या ना उम्मीदी या खटपट,
कई बार उसकी दोस्ती, एक बार उसकी दुश्मनी। क्या कवि चाहता है कि कविता में ऐसा कुछ बचे उसका? और क्या उसके चाहने से भी कविता में ऐसा कुछ बचा रहता है? यानी चाहने के बावजूद क्या कविता में ये सब बचता है? मैं इस कड़ी में आपको उत्तर सुझाने की अपनी दुष्ट बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ प्रश्न उठा रहा कि हमको शायद इस पर सोचना चाहिए। अब अगर कविता से, या ये कहना चाहिए कि अगर कवि से कविता मुक्त हो जाती है तो क्या कविता को कभी याद आता है? क्या हम किसी कविता को बिना उसके कवि को जाने, याद किए, बिना उसके समय या संदर्भ से परिचित हुए पढ़ सकते हैं, समझ और सराह सकते हैं? और क्या कवि को कविता में बचा हुआ पहचानना, उसमें बचे संदर्भ और समय को पहचानना हमारे आस्वाद को और समझ को अधिक गहरा, अधिक सजग करता है? बात यह है कि हम अक्सर कविता को कवि से अलग कर नहीं देख पाते, और होता यह है कि हमारे अगर कवि के प्रति कुछ पूर्वग्रह हो, उसके बारे में कुछ पूर्वग्रह हो, तो वो हम उसकी कविता पर डाल देते हैं। जबकि हो सकता है कि कवि स्वयं अपने पूर्वग्रहों से अपनी कविता में मुक्त हो जाता है, अपने वैचारिक आग्रहों को छोड़ देता हो, अतिक्रमित कर देता हो। आखिर कविता का जादू पैदा कहां से होता है? क्या है जिसको हम कविता का जादू कहेंगे? और क्या वो सिर्फ हुनर का मामला है, कौशल का परिणाम है, या कि दृष्टि का, या कि विचार का, या कि भाव संपदा का, या कि भाषा? ये कहना कठिन है। क्या है जो कविता को उसकी पहचान देता है? क्या है जो कविता की पहचान कवि से अलग एक मुक्त अवकाश दे पाता है? आगे चलें तो हमारे यहाँ जब आधुनिकता का आरंभिक दौर था तो ये बात बहुत जोर शोर से कही जाती थी कि अंततः कविता को वैयक्तिक होना जरूरी है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कविता में कवि बचा रहेगा फिर निर्वैयक्तिकता कैसे निभेगी? अब ये प्रश्न उठता है। महत्वपूर्ण और बड़ी कविता में निर्वैयक्तिकता होती है, बाकी में नहीं। क्या एक व्यक्तिगत अनुभव भाषा में चरितार्थ होकर
उसके भाषा में गृहस्थ हो जाने के बाद अपने आप निर्वैयक्तिक नहीं हो जाता, क्योंकि फिर वो भाषा की संपदा में शामिल हो जाता, जो कि साझी संपदा है, वो सामाजिक संपदा है, जो जिस पर कवि की बपौती नहीं है। ये भी सोचने की बात है कि हम ऐसी कविता को अक्सर अच्छी नहीं मानते जिसमें कोई वैयक्तिक स्पर्श न हो। यानी कई बार कविता में कवि को एक ऐसे मनुष्य के रूप पहचानना या जानना चाहते हैं जो अपनी निजता को संभाले हुए चाहे हुए जैसा कर रहा होता है कि हमारी उससे भावोत्तेजना या विचारोत्तेजना होती है। यानी हम पर जो प्रभाव पड़ता है वो, एक मिनट, क्षमा कीजिए। यानी हम पर निर्वैयक्तिकता का प्रभाव नहीं, हम पर व्यक्तिगत का प्रभाव। और एक तरह से ये व्यक्तिगत छाप, याद करें भक्त कवि तो अपने हर पद में अपना नाम डालते थे, तो आप कह सकते हैं एक तरह का व्यर्थ का अहंकार है। या हर दोहे में, हर पद में कहत कबीर या तुलसी या सूर, तो एक तरह से कविता में अपना नाम डालकर आप अपने को उस कविता में बचा रहे हैं। यानी वो कविता बची रहेगी तो तुलसी की कविता के कारण बची है, सूर की कविता होने के कारण बची है, कबीर की कविता होने के कारण बची है। और नहीं तो क्या हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कबीर की कविता में कबीर कम हो, तुलसीदास की कविता में तुलसी कम हो, निराला की कविता में निराला कम हो का मतलब एक निर्वैयक्तिकता का आधिपत्य। तो आप देखें कि व्यक्तिगत, निजी और निर्वैयक्तिकता के बीच कविता में एक सघन द्वंद्व चलता रहता। और अगर कविता में कवि की छाप है तो ये उसकी अद्वितीयता का लक्षण भी या प्रमाण हो। और क्या अद्वितीयता संदिग्ध और अवांछनीय लक्ष्य की परिणति है? एक जमाने में अद्वितीयता और सामाजिकता के बीच बड़ा बात हुआ था। जैसा कि होता है, कोई भी बात किसी समाधान में तो परिणत नहीं होता, समाप्त होता है। लेकिन
अद्वितीयता को किनारे करना और एक तरह से द्वितीयता को ही कविता में वांछनीय गुण मानना सही नहीं, सही सिद्ध नहीं हुआ। हम ही कवियों को पसंद करते हैं, वही हमारे कवि जो अद्वितीय है। कबीर अद्वितीय हैं, वो तुलसीदास से अलग है। तुलसीदास अद्वितीय हैं क्योंकि कबीर से अलग है। दोनों अद्वितीय हैं और सूर अद्वितीय है, उनका अद्वितीय है, और बाकी गालिब भी जो भी हमारे बड़े कवि हैं वो अद्वितीय होकर ही तो हमको इस पर थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है कि हमने अद्वितीयता को इतना लांछित क्यों किया। अब बचाने का हमारे इस बातचीत का विषय है कविता और बचा खुचा। बचाने का एक अर्थ है खर्च न होने, बाकी रखना। क्या कविता में कवि या कविता कुछ खर्च न होने देती, बाकी रखती? कोई अर्थ, कोई मर्म, संदेह, संकेत जिसे फिर रसिक खोज सकता है या खोज पाता है, या वो उसे खर्च करने की किसी तरह की पात्रता प्राप्त कर ले। यानी क्या रसिक को जो कविता ने खर्च नहीं किया और बाकी रखा है, उसे खर्च करने की कोई पात्रता मिल जाती, सिर्फ इसलिए कि वो रसिक है, सिर्फ इसलिए कि जो उसने नहीं रचा है उसकी वो ऐसी तहें भी खोल सकता है जो शायद कवि ने या कविता ने खोलना न चाहिए। बचाने का एक दूसरा अर्थ अलग रखना, छिपाना, दूर रखना भी होता है। कुछ देखें तो हमें इस पर सोचना चाहिए कि क्या हम कविता में कुछ अलग रखा है या छिपाया गया है या दूर रखा है, ऐसा संदेह कर, या ऐसी चीजों को खोज पाते हैं कई बार शायद अनायास। इसका एक आशय ये है कि कविता का आस्वादन, उसका अर्थ ग्रहण, उसकी विवेचना, ये सब बहुत सीधा साधा इकहरा मामला नहीं है। यानी कविता का एक पक्ष तो यही है कि वो किसी भी तरह के इकहरेपन का प्रतिरोध करती, भले वो अपने रूपाकार में इकहरी लगती हो, लेकिन अपने मर्म में, अपनी अर्थगर्भिता में हो सकता है कि उसमें कुछ इस तरह का अलग रखा, छिपा रखा, दूर रखा, जिसमें पहुंचने के लिए आपको कविता के इस इकहरे किस्म के ढांचे को भेदना हो। इसका एक मतलब ये भी है कि हमको इस पूर्वग्रह से मुक्त हो सकना चाहिए
हम कविता को खबर की तरह पढ़ सकते हैं। इसका सच शुरू में ही बता दिया जाता है, तो फिर पूरी खबर उस सच का खुलासा होती है। ये कविता की संरचना में संभव नहीं। और कविता में रसिक की जो भागीदारी है वो इतनी सरल नहीं है जितनी सरल अखबार के पाठक की भागीदारी हो। कविता को अखबार की तरह पढ़ना और उसको अखबार की तरह समझना और उसको जब तब अखबार की तरह लिखना, ये सब कविता विरोधी कार्रवाई। हम आगे चले तो ये भी सोचा जा सकता है, क्या कवि भौतिक जीवन में अपनी नश्वरता, अपने निशेष हो जाने की नियति के बरक्स कविता रचकर अपने भौतिक अवसान के बाद भी बचा रहने की जुगत करता है? हिंदी कविता से में तो नश्वरता बोध बहुत शिथिल है। हमारे यहाँ समय बोध का ऐसा आतंक है कि उसमें काल बोध लगभग गायब ही हो जाता है। और कई बड़े कवियों तक में, मसलन मुक्तिबोध में, जिनकी मृत्यु के 160 वर्ष इसी 2024 में होने वाले हैं, उनमें समय बोध तो अत्यंत प्रबल है, लेकिन काल बोध इतना क्षीण है कि लगभग नहीं है। तो हमने कविता और कवि की नश्वरता के संबंध के बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या कवि के कविता लिखने के अनेक कारण हो सकते हैं। प्रेमिका को रिझाने के लिए कविता लिखता हो, कोई अपनी झंझटों से, रोजमर्रा की जिंदगी से निजात पाने के लिए, कुछ राहत पाने के लिए लिखता होगा, कोई सामाजिक परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी को व्यक्त करने के लिए लिखता होगा, कोई अपने मनोलोक में झांकने की कोशिश करते हुए लिखता होगा, कोई भाषा में उसकी संभावनाएं खोजने के लिए लिखता होगा, कोई यूं भी बिना कुछ सोचे समझे लिखता। ये सब संभावनाएं और इन सब के उदाहरण हमारे यहाँ पर्याप्त हैं। लेकिन क्या कवि अब भौतिक नश्वरता से बचने के लिए भी कविता लिख सकते? यानी कम से कम ये भ्रम तो उन्हें हो भी सकता है कि कविता उनके भौतिक अवसान के बाद बची रहेगी। कम से कम वो उनके अवसान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाएगी। और ये नश्वरता को, अपनी नश्वरता को भाषा में और कविता द्वारा लांघने की जो कोशिश है, क्या ये कविता को एक आध्यात्मिक कोशिश नहीं बनाती? आध्यात्मिक अर्थ में नहीं कि उसका कोई किसी धार्मिक अनुष्ठान से कोई संबंध, उसका कविता की अपनी प्रकृति से संबंध है कि कविता नश्वरता के पार जाने की कोशिश करती है। अब हमने अपने शीर्षक में बचा खुचा
दो शब्दों के युग्म का इस्तेमाल किया है। अब मैंने सोचा था कि कुछ शब्द का अर्थ होगा जो खर्च नहीं किया जा सके, ऐसा कुछ होगा, लेकिन कोश में ये शब्द ही नहीं। मैंने 2-3 कोश देखे। तो अटकल ये है कि कविता किसी भी मुकाम पर अपने को पूरी तरह से खर्च नहीं होने देती और ना खर्च होती है। यानी कविता खराब हो सकती है, कविता अच्छी हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, अप्रासंगिक हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से खर्च नहीं हो सकती। यानी उसमें कुछ ना कुछ बचा रहता है, खुचा रहता है। और ये कमाल की बात है कि ऐसा होता है। कमाल की बात इसलिए है कि हम किसी पुराने कवि को जब पढ़ते हैं, उसमें नई अर्थाभा नजर आने लगती है, या कि उसमें की कोई नई व्याख्या समझ में आने लगती है, या अपने समय के दबाव में उसमें कोई नया मर्म खुलने लगता है, नई प्रासंगिकता नजर आने लगती है। तो ऐसा कैसे होता है? जाहिर है कि उस कविता ने अपने को कभी पूरी तरह से निशेष नहीं होने दिया है, और ये संभावनाओं का समवेत उसके इर्द गिर्द कांपते हुए या डगमग भी होते बना रहता है। और वही है, यानी ये उसका बचा खुचापन जो हम बार बार ये समझ के कि अब ये पूरा हुआ कुछ करते हैं, और जो फिर भी बचा रह जाता, वो एक ऐसा अक्षय पात्र है एक अर्थ में, जिससे जितना भी आप खर्च करें उतना ही वो और भरता जाता है। कविता इसीलिए उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग मानवीय जीवन के किसी इकहरे स्तर पर न तो रहना चाहते और न किसी इकहरे स्तर पर अपने को संतुष्ट पाते, जिन्हें कई तहों की तलाश होती, जिन्हें कई तरह की सूक्ष्मताओं बारीकियों में मजा आता है, जिनको जटिलताओं के बीहड़ में जाने से आलस्य या डर नहीं लगता है, वही लोग कविता के पास आते हैं और वही पाते हैं कि सब कुछ के बावजूद, इतना समय, इतनी व्याख्याएं, इतनी आलोचना इत्यादि इत्यादि के बावजूद भी कविता में ऐसा बचा खुचा रहता है जो उन्हीं की पकड़ में आया है। और ये एक अनिवार्य विस्मय है, कुछ कुछ वैसा ही अनिवार्य और उतना ही विस्मय जितना किसी कवि को अपनी कविता करने को होता है कि कैसे ये कविता बन गई। तो कविता में जो इसमें बचा हुआ है, जो संभावना खुची हुई है, और
जो अर्थ की जटिलता का एहसास सजा हुआ है, वो सब अपने अपने ढंग से कविता को एक बेहद मानवीय पर उतना ही सर्जनात्मक, एक तरह का शामिलात खाता बनाते हैं, जिसमें जो लिखता है और पढ़ता है दोनों ये पता है कि सब कुछ के बाद भी कविता में कुछ न कुछ बचा कुचा रहने का। धन्यवाद। जी शुक्रिया अशोक जी इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, हम लोगों ने आज की यह 15वीं कड़ी सुनी और किस तरह से कविता और बचा खुचा इस विषय को लेकर अशोक जी ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उनका हर समय यही प्रयत्न होता है कि उत्तर से अधिक सवाल की ओर बढ़ें, और कोई भी समर्पित वक्ता यही करता भी है कि हमारे भीतर कुछ ऐसी चीजें छोड़कर चला जाए जिनके समाधान के लिए हम खुद अपनी ओर से प्रयास करें। कोई भी विचारक कोशिश तो यही करता है कि वह अपनी बात रखे और इस तरह से रखे कि वह कोई जवाब देता हुआ, कोई समाधान देता हुआ ना समझा जाए, उसकी ऐसी कोई मंशा ना हो, ना दिखे। मित्रों, किस तरह से कविता, कवि और इस पूरे कविता कर्म को अशोक जी ने रखा, वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता के सवाल को रखा, यह भी बतलाया कि वैयक्तिकता भी अगर है कविता में तो वह भाषा परिसर में आकर कैसे एक विशाल सामूहिक भंडार का हिस्सा हो जाती है और ऐसा होकर वह निर्वैयक्तिक हो जाती है। जो भी संवेदनशील लोग हैं, जिसकी बात राजेंद्र कुमार जी ने भी की और अशोक जी ने भी की, कि कैसे वे अपने जीवन में ऐसी बहुस्तरीयताओं को समझना चाहते हैं जिनकी संगत है वह कविता में है, क्योंकि कविता इकहरी नहीं होती। और यह बात भी हमने सुनी कि वह अपने रूपाकार में कई बार इकहरी हमें दिखती हुई प्रतीत होती है, मगर वह अपनी अर्थ छाया के साथ उस बहुस्तरीयता को समेटे होती है, अपने गर्भ में रखी होती है, जिसके लिए कोई भावक उसके पास आता है। मित्रों, हमने शुरू में भी यह बात कही कि कुछ और जगहों से भी हमें प्रतिक्रियाएं मिली। अभी हमने राजेंद्र कुमार जी को प्रोग्राम के आरंभ में सुना। वे इलाहाबाद रहते हैं, इन दिनों अपने पुत्र आलोचक प्रियम अंकित जी के यहाँ आगरा में आए हुए हैं, और आगरा से ही हमने उनकी प्रतिक्रिया देखी इन कड़ियों पर, और खास तौर से अंतिम कड़ी पर। अभी हमारे बीच एक सुपरिचित नाम अशोक मिश्र जी की भी प्रतिक्रिया आई हुई है, हम उन्हें भी सुनते हैं। वे लगातार फिल्म और साहित्य के बीच पुल का काम कर रहे हैं, और ऐसे में वे कविता का पक्ष की इन कड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, इस सिलसिले को किस तरह देखते हैं,
हम उन्हें भी सुनते हैं। तो आइए अशोक मिश्र जी का को हम सुने कि वे अपनी प्रतिक्रिया में क्या कह रहे हैं। अशोक जी, स्वागत। अशोक वाजपेयी जी का वक्तव्य सिर्फ कविता और पाठक के बारे में नहीं है, वो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री के बारे में है। कैसे कवि रचना करता है और उसकी रचना तब पूरी होती है जब पाठक अपनी तरह से उसमें कुछ जोड़ता है, अपने चिंतन में, अपने विचारों में। ऐसी सहज बातें आदमी तब कह पाता है जब वो अपनी रचनात्मकता के उत्कर्ष पे होता है। अशोक जी आज अपनी रचनात्मकता के उत्कर्ष पे हैं, इसीलिए बेहद सहज हो गए हैं और एक जटिल विषय को, कविता और पाठक को, उन्होंने बहुत ही सहजता से समझाया है। वो कहते हैं कि कवि और पाठक समान धर्मा होना चाहिए। जितना कवि दे रहा है उसको लेने की शक्ति पाठक में भी होनी चाहिए। और इसके लिए वो कहते हैं कि कवि ही पाठक भी तैयार करता रहता है और पाठक कवि को समझने की कोशिश में भाषा को समझता रहता है, विचारों को समझता रहता है, अपने आसपास की दुनिया को समझता रहता है। अशोक जी कवि सम्मेलनों पे बात करते हैं, बताते हैं कि वो किस ऊंचाई पे थे पहले और अब बताते हैं कि वो कितने सतही स्तर के हो गए। इससे वो एक बार फिर कवि सम्मेलनों पे बात करते हुए कोशिश करते हैं कि कवि सम्मेलनों का स्तर किसी तरह ऊंचा उठे। उनका वक्तव्य सिर्फ कवि और पाठक के रिश्तों पर नहीं है। मेरी समझ में वो संगीत और श्रोता, सिनेमा और दर्शक, नाटक और दर्शक, चित्रकला और दर्शक, इन सब कुछ के रिश्तों को समझने के लिए उनका कविता का पक्ष जो आज का है वो बहुत ही कमाल का है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वक्तव्य है और जो अर्पण कुमार जी ने ये श्रृंखला बनाई है, ये पुस्तकाकार में छपे और विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में, हाई स्कूल में पढ़ाया जाए, ताकि कवि भी अच्छे तैयार हों और पाठक भी अच्छे तैयार हों। फेसबुक में लिखी गई कविताओं पर भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि उसमें बहुत सारा जो कुछ आ रहा है वो बहुत वैचारिक नहीं है, उसमें बहुत गहराई नहीं है। तो फेसबुक के कवि भी जो हैं वो इस बात को ध्यान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि हमारे समय का एक बहुत बड़ा विचारक, एक बहुत बड़ा आलोचक, एक बहुत बड़ा कवि अशोक वाजपेयी क्या कह रहे हैं आज के मीडिया के बारे में, फेसबुक की कविता के बारे में और सामान्य कविता और पाठक के रिश्तों के बारे में। मैं अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने विचारों से लाखों लोगों को समृद्ध किया है और करते रहेंगे। धन्यवाद जी। शुक्रिया अशोक जी आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए। और मित्रों, एक और प्रतिक्रिया हमें भोपाल से इस बीच प्राप्त हुई है, रचनाकार संगीता गुंदेचा जी की ओर से। तो उनकी भी प्रतिक्रिया को हम सुनते चलें। संगीता गुंदेचा जी, मित्रों, नमस्कार। हमने कविता का पक्ष शीर्षक से अशोक जी के 14 व्याख्यान सुने। मैंने कभी यूट्यूब पर और कभी लाइव उनके ये जो अद्भुत व्याख्यान थे वो सुने। और उन्होंने विभिन्न विषयों पे, जैसे माँ पर, राजनीति पर और पाठक और लेखक के संबंध को लेकर जो उनका 14वां व्याख्यान था उसको हमने सुना। मैं अर्पण कुमार जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया। अशोक जी को हम लोग भोपाल में भी जब भी उनका व्याख्यान होता था या पता चलता था कि वो कहीं बोलने वाले हैं तो हम लोग भागकर वहाँ जाते थे। आज भी वही स्थिति है, या तो दिल्ली में या कहीं और उनका व्याख्यान हो और अगर सुनने का अवसर मिलता है तो हर बार वो कोई नई चीज़ आपको
उसमें सुनने को, कोई नया विचार, कोई नई दृष्टि हमें वो प्रदान करते हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और अर्पण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। नमस्कार। जी शुक्रिया संगीता जी, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मित्रों, इस बीच ये जो 15 कड़ियां हुई और इस महत् आयोजन की शुरुआत हमने अशोक जी से की और हमें उम्मीद है कि इसमें हमारे साथ हिंदी और दूसरी भाषाओं के भी तमाम लेखक जुड़ेंगे और यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में जो ये 15 कड़ियां अशोक जी ने प्रस्तुत की, उसकी एक वानगी के लिए हम आज उन 15 जो पोस्टर्स बने थे उसको भी साझा करते हैं, तो उससे एक झांकी हमें मिल जाएगी अब तक की इन कड़ियों की। तो यह देखें, ये हमारी पहली कड़ी 26 नवंबर को जो है प्रसारित हुई। तो इसमें किस तरह से अशोक जी अपनी बात रख रहे हैं, मैं जरा इसमें कुछ टेक्निकल कारण से संभवतः कुछ हिस्सा कट रहा है, तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। अपनी पहली कड़ी में अशोक जी ने जो बातें कही थी उसका एक छोटा सा हिस्सा, कुछ एक पंक्तियां। 26 नवंबर 2023, कविता का क्षेत्र किसी परंपरा से आक्रांत नहीं होता, इसलिए वह प्रश्नवाचक होता है। प्रश्न उठाए जाते हैं, उठाए जाएंगे, हम उनको भी साथ में लेंगे। भले ही हमारे समय में प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन कविता में और कविता के बारे में तो प्रश्न उठाना हम जारी रखेंगे। तो यह जो कवि आलोचक की जिद है और कविता के प्रति जो समर्पण है उसे हम समझ सकते हैं। और समय का जो वर्तमान है उसके बीच भी जहां जहां गुंजाइश दिखती है वहां वहां पूरी समर्थता के साथ अपनी बात रखने की जो एक ईमानदार कोशिश वह हमें इस वक्तव्य में, इन पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। इसके बाद यह दूसरी कड़ी, कविता का पक्ष की दूसरी कड़ी का पोस्टर, जिसमें अशोक जी की ये पंक्तियां देखिए कि कविता अंधेरे को भूलकर उसे बरकाकर रोशनी नहीं देती। कविता अंधेरे को भूलकर उसे बरकाकर रोशनी नहीं देती, वह अंधेरे में धंसकर रोशनी की दरार खोजती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट। और हम आगे बढ़ते हैं। जी, यह तीसरी कड़ी का पोस्टर, जब उन्होंने प्रेम पर और खासतौर से स्त्री पुरुष संबंधों में प्रेम पर अपनी बात रखी थी। वे कह रहे हैं, कविता सदियों से, आरंभ से ही किसी न किसी अर्थ में प्रेम कविता रही है। स्त्री पुरुष संबंध प्रेम में केंद्रीय रहा है, व्यापक भी। यह भी कहा जा सकता है कि सारी कविताएं एक अर्थ में मनुष्य द्वारा संसार को लिखे गए प्रेम पत्र। कितने दिल से कही गई बात है और कितनी सामान्य दिखती बात है, मगर जो इसमें एक औदात्य का पक्ष है वह कैसे इन पंक्तियों में एक विशेष चमक पैदा कर देता है कि सारी कविताएं एक अर्थ में मनुष्य द्वारा संसार को लिखे गए प्रेम पत्र हैं। और अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं और इसमें अशोक जी लिख रहे हैं, एक कड़ी में उन्होंने कविता और घर को लेकर भी बात की थी। उसी कड़ी की ये पंक्तियां हैं कि हमारी विडंबना इस समय यह है कि हम घर की चिंता तो करते हैं,
लेकिन अक्सर पृथ्वी की चिंता नहीं करते। पृथ्वी को हम रोज बरोज अपने आचरण से, अपनी योजनाओं से, अपने तथाकथित विकास से घायल, क्षत विक्षत करते। अभी इसी माह हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व महासागर दिवस मनाए, और उन सब की यही कोशिश है कि जल हो कि थल हो, ये जो तमाम प्रदूषण है या उपभोक्तावाद का जो एक आतंक है, उससे पृथ्वी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा त्रस्त है, और तमाम भूमंडलीकरण और के जो उपक्रमों के बीच ग्लोबल वार्मिंग के कई कुप्रभाव हम झेल रहे हैं। अतिशय गर्मी भी उसमें एक बड़ा मतलब मुद्दा है। तो कैसे उस ओर इशारा दिला रहे हैं अशोक जी। और अगली कड़ी के पोस्टर की ओर बढ़ते हैं, और इसमें देखिए अशोक जी क्या कहते हैं। यह कविता का पक्ष का 5वां आयोजन था, 5वीं कड़ी थी, और उसमें भी मानवीय संबंधों और कविता पर बात करते हैं। वे कहते हैं कि अक्सर कविता इन संबंधों से जूझते हुए, इनको टटोलते खोजते हुए, इनको खंगालते हुए भाषा को वहां ले जाती है जहां वह संभवतः पहले कभी न गई हो। और यह एक जरूरी पक्ष है जो मानवीय संबंधों से सरोकार रखने वाली कविता में संभव होता है। तो यह मानवीय संबंध और कविता में वे अपनी बात रखे। और छठी कड़ी में भी वे इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और उसमें मां को लेते हैं। मां पर खास तौर से बात करते हैं। तो उनके वक्तव्य की एक विशेष पंक्तियां कि एक तरह से कविता में भी स्मृति को बचाए रखने और उसका दबाव हम पर बनाए रखने का काम मां ही कर रही है। उसी के दबाव में हम उस जीवन को कम से कम कविता में बचा पाते हैं जो हम अपने भौतिक जीवन में नहीं बचा पाए। कविता का एक पक्ष यह भी है। और यह 7वीं कड़ी मानवीय संबंधों पर उन्होंने विस्तार से बात की थी, और मानवीय संबंध और कविता का जो उन्होंने बनाया था, विषय जो बनाया था इस आयोजन के लिए, उसी के अंतर्गत उन्होंने पड़ोस को भी शामिल किया। और उसकी 7वीं कड़ी में वे कहते हैं कि कविता का काम स्मृति को बचाना है। कविता याद रखती है, याद दिलाती है, याद को बचाती है। पड़ोस भी अब जब नष्ट गायब ही हो रहा है, कम से कम कविता में तो बचा है। कविता में बचने का अर्थ यह भी है कि वह हमारे इतिहास में बचा रहेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बात अशोक जी की ओर से। और जो नव इतिहासकार हैं वे किस तरह से बात करते हैं कि साहित्य किस तरह से इतिहास की पूर्व पीठिका है, उसी दिशा में यह बात भी अशोक जी की जा रही। कविता का पक्ष की 8वीं कड़ी में अशोक जी की ये पंक्तियां देखें। कविता सिर्फ स्मृति का संग्रहालय नहीं है, एक तरह से वह वस्तुओं का भी भाषिक संग्रहालय है। बेदरो दीवार का मगर संग्रहालय है। भाषा किस तरह से संग्रहालय बन जाती है उसकी बात। आगे बढ़ते हैं, और यह कविता का पक्ष की 9वीं कड़ी जिसमें वे कविता और प्रकृति को लेकर अपनी बात रखते हैं। तो उसकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। तो एक बहुत बड़ा लंबा वितान है प्रकृति का कविता में, और अगर प्रकृति न होती तो शायद हम न होते, मनुष्य न होते। और मनुष्य को प्रकृति के साथ रहने का जो सौभाग्य मिला है, जो साहचर्य और सामीप्य मिला है, जो सानिध्य मिला है, अगर वह न मिला होता तो शायद मनुष्य की कविता इतनी समृद्ध, सघन और उत्कट न होती जितनी प्रकृति के साथ संवाद करते हुए वह
होती रही है। यह कार्यक्रम 24 मार्च 2024 को आया था। ये सभी प्रोग्राम मित्रों यूट्यूब पर और रविवार्ता के जो फेसबुक पेज है उन सब पर उपलब्ध है, आप उन्हें देख सकते हैं। और यह 10वीं कड़ी, क्योंकि आज मुझे लगा कि चूंकि अशोक जी विराम ले रहे हैं तो उनकी ओर से जो कड़ियां प्रस्तुत हुई उसको हम एक जगह रख सकें। इस बहाने 10वीं कड़ी में वे लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे भाषा वैसे ही प्रेम मनुष्य का एकमात्र संभव अनंत है। प्रेम और मृत्यु ये मनुष्य के सबसे गहरे अनुभवों के दो ध्रुवांत हैं। प्रेम में परम उपस्थिति है, मृत्यु में परम अनुपस्थिति। और अगली कड़ी का जो वक्तव्य है और उसका जो पोस्टर बना था उसे हम देखते हैं। 11वीं कड़ी 28 अप्रैल 24 को यह कड़ी आई थी, 11वीं। इसमें वे लिख रहे हैं कि कविता इस अंतरलोक की भाषा में खोज कर इसकी परतें उधेड़ती है, इसकी रोशनी और अंधेरे की शनाख्त करती है, उसे चरितार्थ और प्रश्नांकित करती है। कई बार वह अंतरलोक को बचाती भी है और हमारी मनुष्यता को इकहरी होने से रोकती थामती है। यह अंतरलोक हमारी निजता का संसार भी है। और यह देखिए कविता का पक्ष की 12वीं कड़ी 12 मई को यह कड़ी आई थी और वे लिख रहे हैं कि ऐसे समय होते हैं, दुर्भाग्य से हमारा समय वैसा है जब राजनीति से मूल्य गायब हो चुके हैं, राजनीति मूल्यों से खाली है और धर्म अध्यात्म से विरत हो चुके हैं। ऐसे में कविता मूल्यों और अध्यात्म का ठिकाना घर पता हो। कविता क्या क्या हो सकती है, भाषा में कविता किस तरह संभव होती है, भाषा कविता के लिए कितना महत्व रखती है, इन सब पर वे बात रखते आए हैं। और 13वीं कड़ी का पोस्टर भी हम देख लें। यह 13वीं कड़ी का पोस्टर है और इसमें जो अशोक वाजपेयी जी का चित्र है मित्रों, ये मैंने ही लिया था काफी पहले, मुझे लगता है 2002-3 के आसपास, जब मैंने उनका इंटरव्यू अमर उजाला अखबार के लिए किया था, लगभग आधे पृष्ठों का इंटरव्यू। तब मैंने कुछ एक चित्र उनके लिए थे, वही चित्र हमने इस्तेमाल किया था। तो उसका जो 13वीं कड़ी का वक्तव्य का जो पोस्टर बना उसमें ये पंक्तियां हमने ली, इसे सुने। वे कविता के 3 जीवन की बात करते हैं और बड़े रोचक ढंग से वे अनुवाद पे आते हैं। यह भी एक कला है और अपनी बात को रखने का एक अनूठा अंदाज है कि किसी चीज को कैसे एक व्यवस्थित ढंग से बात उस पर रखी जाए। तो कविता के 3 संभव जीवन के बहाने वे अंत में अनुवाद पे आते हैं। ये पंक्तियां देखें। कविता के 3 संभव जीवन होते हैं। एक तो वह मौलिक जीवन जो भाषा में कवि उसे देता है, वह उसका प्राथमिक जीवन होता है। दूसरा जीवन कविता तब अर्जित करती है जब कोई पाठक या रसिक उसे पढ़ता और सराहता है, इस नाते वह उसे अपने ढंग से कुछ समझता है। और उसका तीसरा जीवन है उसका किसी और भाषा में अनुवाद किया जाना, यानी किसी दूसरी भाषा में वह एक नया जीवन पाती है, अपना तीसरा जीवन। तो और इस कड़ी में 26 मई वाली कड़ी में उन्होंने कविता और अनुवाद को लेकर बात की थी। और आगे हम आगे कुछ और पोस्टर देख लें। 14वीं कड़ी, पूर्वांतिम कड़ी उनकी ओर से। और सबसे बड़ी बात कि कविता आपको थोड़ी देर दूसरा होने का, दूसरे से
तदात्म होने का अवसर देती है, न्योता देती है, समझ देती है, दरवाजा खोलती है कि आप या तो उस दूसरे के साथ बाहर जाकर मिल लें या उस दूसरे को अंदर बुला लें, और वह दूसरा कुछ भी हो सकता है, अनुभव, विचार, दृष्टि, दृश्य, बिंब, संबंध, कुछ भी, पर दूसरा। यह 9 जून को इसी माह के दूसरे रविवार को यह कड़ी प्रसारित हुई थी। और यह मित्रों, आज जो आपने कड़ी सुनी, 15वीं कड़ी, इसका भी पोस्टर देखें, कविता और बचा खुचा। जो 14वीं कड़ी थी वो कविता और पाठक पर थी, माफ कीजिएगा, कविता और पाठक पर थी, और यह 15वीं कड़ी में कविता और बचा खुचा। जो कवि, और कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने यह बात कही इस कड़ी में कि जैसे कवि कुछ लिखकर एक विस्मय से भर उठता है कि उसने ऐसी कविताएं रची, ऐसे ही कोई भावक कविता को पढ़ते हुए उसे यह लगता है कि उसने इसके भीतर ये बातें पाई और नए ढंग से पाई। तो हर कविता में जो कुछ बचा खुचा रहता है, तमाम उसकी व्याख्याओं के बाद भी, चाहे वो अकादमिक, गैर अकादमिक व्याख्या हो, कहीं भी उसकी उस पर टीका टिप्पणी की गई हो, हर पाठक या भावक जब उसमें अपनी ओर से कुछ पाकर उसमें सौंदर्य की बात कर लें, अर्थगर्भिता की बात कर लें, साधारणीकरण की बात कर लें, कुछ भी कर लें, तो जब उसको लगता है कि उसने अपनी ओर से कोई नई चीज खोजी, तो वह उस विस्मय से भर उठता है। और यही जो कविता के कुछ न कुछ बचे रहने की जो बात है, यहां से वे कविता में कैसे एक अपना एक उसके भीतर एक स्थायित्व का मूल्य है, इसको अशोक जी रेखांकित करते हैं। तो ये आज की 15वीं कड़ी, तो इसमें अशोक जी लिखते हैं, मैं इसको पढ़ता हूं। तो कविता में जो विस्मय बचा हुआ है, जो संभावना खुची हुई है, और जो अर्थ की जटिलता का एहसास सजा हुआ है, वह सब अपने अपने ढंग से कविता को एक बेहद मानवीय पर उतना ही सर्जनात्मक, एक तरह का शामिलात खाता बनाते हैं, जिसमें कोई लिखता है और कोई पढ़ता है। दोनों को यह पता है कि सब कुछ के बाद भी कविता में कुछ न कुछ बचा खुचा रहेगा। तो ये कुछ एक कड़ियां थी अशोक जी की ओर से। और मित्रों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगा, और आगे भी आप लोग हमसे जुड़े रहें, यही उम्मीद करता हूं। और कविता का पक्ष का जो यह अभियान है, यह जारी है। आगे दूसरे लेखक आएंगे, कवि आएंगे, वे अपनी बात रखेंगे, और हम लोग इस बहाने इस विषय पर उनके भी मंतव्यों को जान समझ सकेंगे। और चलते चलते अशोक वाजपेयी जी की एक कविता सुन लेते हैं। अशोक वाजपेयी रचनावली जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके पहले खंड में यह कविता है, समय से अनुरोध। समय से अनुरोध, यह उनके कविता संग्रह तत्पुरुष में संकलित कविता है। तो इसी कविता को पढ़ते हुए आज की इस कड़ी को हम विराम देंगे। समय से अनुरोध, अशोक वाजपेयी। समय मुझे सिखाओ कैसे भर जाता है घाव, पर एक अदृश्य फांस दुखती रहती है जीवन भर। समय मुझे बताओ कैसे, जब सब भूल चुके होंगे, रोजमर्रा के जीवन व्यापार में मैं याद रख सकूं और दूसरों से बेहतर न महसूस करूं। समय मुझे बताओ कैसे, जब सब भूल चुके होंगे, रोजमर्रा के जीवन व्यापार में मैं याद रख सकूं और दूसरों से बेहतर न महसूस करूं।
समय मुझे सुझाओ कैसे मैं अपनी रोशनी बचाए रखूं तेल चुक जाने के बाद भी, ताकि वह लड़का उधार लाई महंगी किताब एक रात में ही पूरी पढ़ सके। समय समय मुझे सुनाओ वह कहानी जब व्यर्थ पढ़ चुके हों शब्द, जब व्यर्थ पढ़ चुके हों शब्द, अस्वीकार किया जा चुका हो सच, और बाकी न बची हो जूझने की शक्ति, तब भी किसी ने छोड़ा न हो प्रेम, तजी न हो आसक्ति, जुठलाया न हो अपना मोह। समय सुनाओ उसकी गाथा जो अंत तक बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए या लड़खड़ाए, बिना थके और हारे, बिना संगी साथी, बिना अपनी यात्रा को सबके लिए गाए, अपने अंत की ओर चला गया। समय अंधेरे में हाथ थामने, सुनसान में गुनगुनाहट भरने, सहारा देने, धीरज बंधाने, अडिग रहने, साथ चलने और लड़ने का कोई भूला बिसरा पुराना गीत तुम्हें याद हो तो समय गाओ, ताकि यह समय, यह अंधेरा, यह भारी, यह असह समय कटे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और जिस असह्य समय में समय से कवि इन बहुतेरी चीजों के लिए अनुरोध कर रहा है और अपनी पूरी निर्दोषता में कर रहा है, समय के सरोवर में स्वयं कवि के कहे ये सभी वक्तव्य हमारे लिए कभी भी मशाल दिखाने का काम कर सकते हैं। कभी भी किसी भी क्षण हम उन्हें सुन सकते हैं इन वक्तव्यों को। और चूंकि ये वक्तव्य ऐसे हैं और अशोक जी ने इतनी मेहनत, इतनी तैयारी के साथ और इतना इसके साथ मिलकर इन्हें रखा है, इन्हें बोला है कि ये एकाधिक बार सुने जाने की मांग करते हैं। अभी कई मित्रों की प्रतिक्रियाएं थी कि अशोक जी को अभी हमें और सुनना था। तो खैर यहां तो नहीं, मगर मेरे पास उनके लिए कुछ और योजनाएं हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा और आप लोगों की तरह मुझे भी उन्हें किसी और तरह से जोड़कर अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जिनके पास अनुभवों की इतनी बड़ी धाती है तो हम उन्हें तंग रखने का कुछ अधिकार भी रखते हैं, क्योंकि हम उन अनुभवों को स्वयं भी जीना चाहते हैं, उन अनुभवों से स्वयं भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो नमस्कार। आप में से जिन लोगों ने इस पेज को लाइक नहीं किया है वे लाइक कर लेंगे, अनुरोध है। और इसका YouTube चैनल भी है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर, YouTube पर, दोनों जगह ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।